You better love me again. You better love me again. हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपीजेके विद ओम। आज हम कंप्यूटर की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। आप हमारे उस वीडियो को जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यह वीडियो दो पार्ट में बनने वाला है। पहला पार्ट आप सभी के सामने प्रेजेंट है और दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। दोस्तों, एक ही पार्ट में सभी चीजें कंपाइल कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इसके दो वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहली बात है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आखिर है क्या, इसका उपयोग क्या है, इसको हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है। आज हम इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे देखेंगे। और जैसे कि हमारी प्रकृति है कि हम पहले हम देखते हैं परिचय, उसके बाद लगाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु और फिर हम टॉपिक को करते हैं समाप्त। तो उसी प्रकार से इसी क्रम पे हम बढ़ते हुए इन सभी प्रश्नों के आज उत्तर को देखेंगे। तो बढ़ते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की ओर। सूचना एवं संचार तकनीकी का संक्षिप्त नाम आईसीटी है। इस तकनीकी का उपयोग करके सूचनाओं को तीव्र व जल्दी से भेजने का कार्य किया जाता है, जिससे सूचनाओं का संप्रेषण विद्युत चुम्बकीय माध्यम में होता है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यहाँ सूचनाओं का संप्रेषण विद्युत चुम्बकीय माध्यम में होता है। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जिन उपकरणों या माध्यमों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण या टूल्स कहते हैं। यह उपकरण है कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि। अगर सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो जिन माध्यमों से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिस तरीके से अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप अपने फोन पर या लैपटॉप में यह वीडियो देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं सूचना एवं संचार तकनीकी का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम इनके टूल्स या उपकरण कहते हैं। संचार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है प्रसारण। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? जिसमें कि एक ट्रांसमीटर व एक रिसीवर के मध्य क्रिया संपन्न होती है। और प्रसारण क्या होता है? जिसमें कि संचार एक ट्रांसमीटर तथा अधिक रिसीवर के मध्य क्रिया संपन्न कराता है। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होते हैं, तो हम जानते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर की डेफिनेशन को। दोस्तों, ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मुख्य कार्य होता है संदेश सिग्नल को इस प्रकार परिवर्तित करना कि चैनल के माध्यम से उसे आसानी से संप्रेषित किया जा सके। यह ध्वनि को ट्रांसड्यूसर की सहायता से पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में बदलता है और उसके बाद उसे ट्रांसमीटर द्वारा संप्रेषित किया जाता है। रिसीवर क्या होता है? तो रिसीवर भेजे गए सिग्नलों में से शोर को अलग करता है तथा संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश उपलब्ध कराता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी डेफिनेशन कि रिसीवर और ट्रांसमीटर होते क्या है। अगर संचार का प्रमुख प्रयोग देखा जाए तो वर्तमान में शिक्षा में, जैसे कि अभी हम शिक्षा ले रहे हैं और आप देख रहे हैं इसका प्रयोग, बैंकिंग में, उद्योग में, चिकित्सा में, मतलब कहीं भी कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रह गया है इसके प्रकोप से जहां पे इसका उपयोग ना हो रहा हो। या ये कह सकते हैं कि संचार और प्रौद्योगिकी आज हमारे हर क्रियाकलाप में प्रयोग की जा रही है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को। दोस्तों, ये संस्थान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्रगत संगणक विकास केंद्र। यह सुपर कंप्यूटर का विकास करता है जिसकी स्थापना 1988 में हुई, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पीबी वघेला है और संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केबल एवं दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण रखता है। यहां से इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीडैक की स्थापना कब हुई? 1988 में। सीडैक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। सीडैक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? या ट्राई की स्थापना कब हुई? ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इन संस्थानों से आ सकते हैं, इसलिए इन संस्थानों के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ अन्य संस्थानों के बारे में। विदेश संचार निगम लिमिटेड, VNSL, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई। मुख्यालय महाराष्ट्र में है तथा अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जालंधर, जयपुर इत्यादि जगह पर है। यह इंटरनेट आम लोगों के लिए लेकर आया था। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और BSNL ने अपनी ब्रॉडबैंड सेवा 2005 में प्रारंभ की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले संस्थान की ओर। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह भारत के साथ साथ नेपाल और मॉरिशस में भी कार्यरत है। वर्ष 2001 में GSM उपभोक्ताओं को डॉल्फिन नामक तथा CDMA उपभोक्ताओं को गरुड़ नामक मोबिलिटी सेवा उपलब्ध कराई। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि यह भारत के साथ साथ नेपाल और मॉरिशस में भी कार्यरत है। अगली संस्थान है प्रसार भारती। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, संचार प्रणाली के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? संचार चैनल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, संचार प्रणाली के मुख्य अवयव ये सभी हैं, मतलब संचार चैनल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये तीनों हैं। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब यहाँ पे जानते हैं कि संचार चैनल क्या होते हैं। तो संचार चैनल भौतिक माध्यम होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ने का काम करता है। और संचार के प्रकार के आधार पर चैनल जो है ये वायरलेस भी हो सकते हैं और तार वाले भी हो सकते हैं। तो ये संचार के माध्यम पे डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संचार के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, ये चीज हमने शुरू में ही पढ़ चुकी है कि संचार के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा प्रसारण। इसके बारे में डिटेलिंग मैंने आपको वहां पे दे चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार के निम्न में से कौन सी विधियां हैं? निम्न में से कौन कौन सी विधियां हैं? सिंप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि, पूर्ण डुप्लेक्स विधि या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में। सिंप्लेक्स विधि क्या होती है? सिंप्लेक्स विधि में डाटा और सूचनाओं को केवल एक ही दिशा अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर भेजा जाता है। इसमें सूचना व डाटा को प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। इसमें उदाहरण होता है जैसे रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। अगला है अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें सूचनाओं को दोनों दिशाओं में संचारित किया जाता है, अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर और प्राप्तकर्ता से प्रेषक की ओर भेजा जाता है। इसमें एक बार में एक ही दिशा में सूचना संचारित होती है, जैसे कि टेलीफोन। और तीसरा होता है पूर्ण डुप्लेक्स। पूर्ण डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें सूचना तथा डाटा को एक साथ दोनों दिशाओं में हम भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें सूचनाएं बहुत ही जल्दी प्राप्त होती हैं। अगर तीनों का एग्जाम्पल देखा जाए तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल होगा टीवी।
टीवी जैसे कि वहां से सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। रेडियो में गाने चल रहे हैं, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। समाचार आ रहा है, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, यह आप पे डिपेंड करता है। अर्ध डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो रहा है टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है, एक बार सामने वाला बोलता है तो आप सुनते हो, और जब आप बोलते हो तो सामने वाला सुनता है। यह अर्ध डुप्लेक्स का उदाहरण होता है टेलीफोन। पूर्ण डुप्लेक्स क्या होता है? पूर्ण डुप्लेक्स का उदाहरण होता है रेडियो वॉकी टॉकी। रेडियो वॉकी टॉकी जो होता है वो पूर्ण डुप्लेक्स का उदाहरण माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दूरसंचार नीति कब बनाई गई? 1998, 1999, 2000 या 2001 में? तो इसका सही आंसर होगा 1999 में भारत दूरसंचार नीति बनाई गई। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा। वर्ष 2022 तक ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। वर्ष 2024 का टावर सघन प्रति 1000 की आबादी तक पहुंचाना। यह सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। अब आप पूछेंगे कि ब्रॉडबैंड अभियान क्या है? तो दोस्तों, ब्रॉडबैंड अभियान जो है ये राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है। और ये ब्रॉडबैंड क्या है? तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक उच्च आवृत्ति का इस्तेमाल करके मल्टीपल चैनल पर डाटा ट्रांसफर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार हेतु कौन सी तरंगें प्रयुक्त नहीं होती है? भूतरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंग संचरण या तरंग संचरण? तो इसका सही आंसर होगा तरंग संचरण। तरंग संचरण प्रयुक्त नहीं होती है। जानते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से। भूतरंग संचरण क्या होती है? तो इनका प्रयोग कम आवृत्ति के सिग्नलों को ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। इसमें सिग्नल तरंग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती। इसका मतलब यह होता है कि ये पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करती है। अगला है आकाश तरंग संचरण। तो आकाश तरंग संचरण क्या होती है? ये समुद्र तल से 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होती है और यह प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। अंतिम होती है अंतरिक्ष तरंग संचरण। यह होती है दृष्टि रेखीय रेडियो संचार तथा उपग्रह संचार में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिग्नल मुख्य रूप से कितने प्रकार से के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार के। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है ये धारा के सतत परिवर्तित होता है। यह एक निश्चित समय में एक निश्चित मान देता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? यह सिग्नल चरणबद्ध व अलग अलग मान प्राप्त कराता है। यह बाइनरी पद्धति पर आधारित होता है, जहां 0 का मतलब होता है निम्न वोल्टेज धारा और 1 का मतलब होता है उच्च वोल्टेज धारा। सिग्नलों का उपयोग मुख्यतः वस्तुओं की गणना, समय का मापन, ताप मापन इत्यादि में हम करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन का प्रकार नहीं है? रेखीय मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन या कला मॉड्यूलेशन? तो इसका सही आंसर होगा रेखीय मॉड्यूलेशन। अब आप पूछेंगे कि आखिर मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो दोस्तों, मॉड्यूलेशन होता है जब हम डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इसी के विपरीत जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड क्लाइव द्वारा पहली विधिवत डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? 1764, 1765, 1766 या 1767 में? तो इसका सही आंसर होगा 1766 में। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मैसेंजर पोस्ट सिस्टम प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1 अक्टूबर 1854 को डाकघर नेटवर्क प्रारंभ किया था। व्यवस्थित तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में डाकघर प्रारंभ किया था। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में प्रधान डाकघर की स्थापना कराई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में कहां हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई या बेंगलुरु में? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में कोलकाता में की गई थी। रेडियो में किन तरंगों के माध्यम से संचार और संकेतों को रेडियो में किन तरंगों के माध्यम से संचार और संकेतों को उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग के माध्यम से संचार और संकेत का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो तरंगे किस आवृत्ति के बीच की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? 20 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज या 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज या 40 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज? तो इसका सही आंसर होगा 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रगत संगणन विकास केंद्र किस मंत्रालय के अधीन है? यानी सीडैक किस मंत्रालय के अधीन है? संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर इसकी स्थापना देखी जाए तो नवंबर 1988 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी और इसने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? अधिनियम 1995, अधिनियम 1996, अधिनियम 1997 या अधिनियम 1998? तो इसका सही उत्तर होगा अधिनियम 1997। तो ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को अधिनियम 1997 के तहत की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? डीटीएच का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2003 को की गई थी, जो कि इसका संचालन डिश टीवी द्वारा पहली बार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन का नाम क्या रखा गया था? डिफेंस इंजन, मोटर इंजन, कैलकुलेटर इंजन या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन जो है, तो दोस्तों अगर इसके बारे में देखा जाए तो यह एक डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था और 1846 में इन्होंने एक फिर से एक मशीन बनाई थी, जो मतलब 1822 में ही इस मशीन को जो इन्होंने बनाया था, इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे होते थे और ये जो है ये भाप से चलती थी। तो इस मशीन को पहली बार बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन का आविष्कार किया था जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकती थी। इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना गया। इसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन, यांत्रिक इंजन, कंप्यूटर इंजन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। और ये जो है ये पंच कार्ड के निर्देशों का अनुसरण करके अंकीय गणना करती थी और इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शायद 1842 में इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी एनईए का निर्माण किस अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जेपी एकर्ड, जॉन मूचली या दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों एनईए का निर्माण 1946 में आर्मी के लिए किया गया था और इसका निर्माण अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकॉर्ड और जॉन मूचली दोनों ने मिलकर किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है लेडी अगस्ता, जैक किल्बी, डॉक्टर ग्रेस हॉपर, जॉन कैमिनी। तो अगर लेडी अगस्ता के बारे में देखा जाए तो लेडी अगस्ता पहली प्रोग्रामर मानी जाती हैं। जैक किल्बी इसके आईसी के यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कारक हैं और डॉक्टर ग्रेस हॉपर इन्होंने कोबोल भाषा का आविष्कार किया था और कैमिनी ने बेसिक भाषा का आविष्कार किया था।
तो इनको भी हम याद रख सकते हैं, शायद पूछ ले, होप सो। तो इसका सही आंसर होगा जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण 1958 में किया था, आविष्कार 1958 में किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? यह एक अर्धचालक होती है। अर्धचालक मतलब होता है जो ना चालक हो और ना ही कुचालक हो, उसके बीच की हो, जिसके जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या VLSI तकनीकी का? तो दोस्तों, पहली जो पीढ़ी थी उसमें निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था। उसके बाद आई दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। और अगर चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो चौथी पीढ़ी में VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर जैसी चीजों का यूज हुआ। और पांचवी पीढ़ी में ULSI का उपयोग होना स्टार्ट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मेमोरी भंडारण हेतु उपयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में इसका ऑप्शन क्या है? पंच कार्ड, अर्धचालक मेमोरी, चुंबकीय भंडारण उपकरण या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय भंडारण उपकरण। तो हम जानते हैं कि हम अब ये जानेंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मेमोरी भंडारण हेतु क्या प्रयोग किया गया था। तो पहली पीढ़ी में पंच कार्ड उपयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा। पहली पीढ़ी में पंच कार्ड, दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण उपकरण, तीसरी पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण या रैम डिस्क, चौथी पीढ़ी में क्या यूज हुआ? चौथी में हुआ है अर्धचालक मेमोरी का या जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, और पांचवी में हुआ है ऑप्टिकल डिस्क का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा उपयोग की गई है? पास्कल और बेसिक, फोर्ट्रॉन और कोबोल, लिनक्स और C++, जावा और सी। तो इसका सही आंसर होगा कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में पास्कल और बेसिक भाषा का उपयोग किया गया है। तो फिर से हम देखते हैं इसके बारे में कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, मैं आपको यहाँ थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से लेके मैं पांचवी पीढ़ी तक थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में हर चीज क्लियर रहे। पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक की मानी जाती है। इसका पहला मुख्य घटक था, इसमें निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। मेमोरी इसमें पंच कार्ड थी। इसकी भाषा जो थी वो लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और इसमें उदाहरण के लिए ENIAC, IBM का Mark I कंप्यूटर हम मान सकते हैं। द्वितीय कंप्यूटर की पीढ़ी 1959 से 1965 के बीच में हम मान सकते हैं। इसका मुख्य घटक क्या था? इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। और मेमोरी कैसी थी? चुंबकीय भंडारण उपकरण इसमें यूज होता था। इसकी भाषा कैसी थी? इसमें फोर्ट्रॉन और कोबोल जो है वो यूज होना स्टार्ट हो गए थे। और इसमें अगर देखा जाए तो उदाहरण क्या क्या है, जैसे IBM का 7030 कंप्यूटर ऐसे आने स्टार्ट हो गए थे। तीसरी पीढ़ी देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी हुई थी 1965 से 1971 तक। इसमें क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लग गया था मुख्य घटक के रूप में। और इसमें रैम और डिस्क का उपयोग मेमोरी के रूप में होने लग गया। और इसमें भाषा क्या होने लग गई? इसमें पास्कल और बेसिक जैसी होने लग गई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई। तो इसमें क्रे1 और IBM का 370 ऐसे बहुत से कंप्यूटर इस जनरेशन में बनने लग गए। अगर चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो चौथी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई? 1971 से 1980 तक। तो इसमें कौन सा मुख्य घटक था? VLSI। और इसमें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लग गया। इसमें भाषा जो थी वो C भाषा का उपयोग होने लग गया। और इसमें सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास होने लग गया, जिससे इसको और भी सरल बनाते गए। और इसमें जितने भी ये PC हैं, डेस्कटॉप है, ये सारे इसी के उदाहरण माने जाते हैं, यानी चौथी पीढ़ी के। अब देखते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो है वो अभी की है, जो हम यूज करते हैं, यानी 1980 से लेके अभी तक। तो इसमें मुख्य क्या था? ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया।
और इसमें मेमोरी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क, AI व नैनो जैसी तकनीकी का उपयोग होने लग गया। यूनिक्स, C++, जावा जैसी भाषाएं यूज होने लग गई। और इसमें कैसे टैबलेट व अन्य जैसे टैबलेट हो गया और ऐसे बहुत से कंप्यूटर इसमें आ गए हैं। तो ये रही कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा मेमोरी में। तो इनके बारे में हम थोड़े थोड़े से बारे में इसमें देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है और इसके बाद क्रियाओं को ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है कि जैसे इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती है। मतलब ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देश को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा और निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। मेमोरी क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा और जो आंकड़े होते हैं उनका संग्रहण तथा उनके क्रियान्वयन हेतु प्रयुक्त तकनीकी और युक्ति को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक मेमोरी और दूसरी द्वितीयक मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की या 9 प्रकार की? तो प्राइमरी मेमोरी इसको मुख्यतः मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित जो डाटा होता है वो स्थायी होता है और इसमें ये जो होता है वो बायोस का काम भी ये करती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है PROM, एक होती EPROM और एक होती EEPROM। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमें पता हो वही सफिशिएंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है? कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, EROM या मैग्नेटिक टेप? तो पहले हम जान लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। और अब हम जानते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है और मैग्नेटिक टेप क्या होता है। तो कैश मेमोरी ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो बहुत ही तेज और स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करके बनी होती है। अगली है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी होती है और यह मतलब इसको हम फिर से लिखते योग्य मेमोरी है, मतलब इसमें हम फिर से काम कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी में। अगली मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप, जो कि द्वितीयक मेमोरी है। तो मैग्नेटिक टेप एक स्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन रहता है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक टेप के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चुंबकीय डिस्क के निम्न में से कौन कौन प्रकार है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, दोनों या दोनों ही नहीं? तो पहले तो जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोनों होते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि आखिर चुंबकीय डिस्क होता क्या है। तो दोस्तों आजकल डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में चुंबक डिस्क का प्रयोग किया जाता है और इसके चुंबकीय डिस्क के 2 प्रकार होते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क का आविष्कार जो विकास हुआ है वो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया गया है और इसमें अलग अलग डाटा को स्टोर करने के लिए और पढ़ने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के समय दिए होते हैं जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट या फ्लॉपी भी कहते हैं। इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है। यह आकार और साइज के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक मिनी फ्लॉपी होती है और एक माइक्रो फ्लॉपी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो एप्लीकेशन के आधार पर ऑप्शन है 5, 4, 3, 2 या 1 प्रकार का। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एनालॉग। एनालॉग यह जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का प्रयोग अधिक होता है। ये कंप्यूटर अब चलन में नहीं है। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं। ये गणना के लिए बाइनरी पद्धति का उपयोग करते हैं और अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिश्रित रूप होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग मोस्टली अस्पताल, रक्षा क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार हुआ, जिसे क्या कहते हैं? ईथरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या क्लाउड नेट? तो इसका सही आंसर होगा ईथरनेट। अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ, या रहन देते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा जान ही लेते हैं। दोस्तों, ईथरनेट जो है वो पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे 1981 में बनाया गया। अब अगर इसके बारे में देखा जाए तो वैसे बेसिकली कंप्यूटर नेट के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेन, मैन, वैन, पेन, कैन और वायरलेस नेटवर्क। अब आप बोलेंगे ये क्या लेन, मेन, वैन, पेन, कैन, वायरलेस कर दिया? चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ आपको। लैन यानी होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला होता है। मैन यानी होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक शहर में होता है। तो लैन कहां तक होता है? आपके घर तक, आपके मोहल्ले तक। मेट्रोपोलियन कैसा होता है? एक शहर का नेटवर्क होता है। वैन यानी होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन मतलब जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती, यह एक देश या 2 देश या उससे ज्यादा का फैला होता है। उदाहरण के लिए आप इंटरनेट मान सकते हैं। पेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी तक फैला होता है तथा किसी संस्था या व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंदर इस नेटवर्क को रखा जाता है। मतलब किसी का अपना पर्सनल नेटवर्क जो होता है। कैन यानी होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी किसी विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर नेटवर्क का अपना यूज करते हैं, उसे कैन कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस तकनीकी का उपयोग करके किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित नेटवर्क को क्या कहते हैं? वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है। जैसे वाईफाई हो गया, ये सब जो होते हैं वो वायरलेस नेटवर्क के आधार पर आते हैं। अब जहां यहाँ पे ऑप्शन दिए है इथरनेट, इरनेट, एक्स्ट्रानेट, क्लाउड नेट, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये इथरनेट, इरनेट, एक्स्ट्रानेट और क्लाउड नेट क्या है। तो दोस्तों, इथरनेट ये लैन में प्रयोग किए जाने वाला लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसमें विभिन्न कंप्यूटर को आपस में तथा नेटवर्कों के साथ तार का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। और इसका सबसे पहले विकास 1973 में बॉब मेटकॉफ द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है एयरनेट का यह शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह देश के मुख्य शैक्षणिक संस्थान व अनुसंधान केंद्रों को जोड़ती है। अगला है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? किसी संस्थान के नियंत्रण में स्थित नेटवर्क जो किसी अन्य नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा होता है, उसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो इंटरनेट आधारित एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें यूजर को सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकता के समय तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने सारे डाटा जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं और आप कहीं पे भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक तरीके से आपकी अपनी लाइब्रेरी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित विशिष्ट प्रक्रिया है? क्लाउड पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर या किसी पर नहीं? तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट पर। मैंने आपको अभी बताया है कि ये इंटरनेट पर आपको फाइल रखने या अपनी डॉक्यूमेंट रखने के लिए एक स्टोरेज प्रदान करता है, जहां पे आप अपनी सारी व्यक्तिगत फाइल रख सकते हैं।
और ये इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की है? 1, 3, 5 या 7? तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या और 5वीं है मैश टोपोलॉजी। अब आपको इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देती हूँ। देखो, नेटवर्क के विभिन्न नोड और टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका जो होता है उससे अलग अलग टोपोलॉजी क्रिएट होती है। तो पहली होती है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं। इसका जो केंद्रीय नोड होता है उसको हम कहते हैं हब। और अगर इसके केबल में कोई समस्या आने पर सिर्फ केवल एक नोड जो होता है वो विफल होता है, मतलब क्रियाशील नहीं होता है। परंतु अगर हब में कोई समस्या आ जाती है तो पूरा नेटवर्क ही जाम हो जाता है, कार्य नहीं कर पाता है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? इस नेटवर्क के सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं। लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयुक्त की जाती है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इस नेटवर्क में सभी नोड्स में इंटेलिजेंस होते हैं। इसका मुख्य रूप जो होता है वो रिंग के समान होता है, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरे नोड, मतलब एक पेड़ की शाखा की तरह ये जुड़े होते हैं। ये इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों, ये स्टार टोपोलॉजी का एक विस्तृत स्वरूप मान सकते हैं इसे। मैश टोपोलॉजी का उपयोग क्या होता है? ये प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटरों से सीधा जुड़ा होता है, इसीलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न होते हैं समाप्त। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लोर सावर का विकास बेंगलुरु के नेशनल एरोनॉटिकल क्लब लैब द्वारा 1980 में किया गया था। भारत में परम श्रेष्ठ के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया। इसका श्रेय डॉक्टर विजय भाटकर को जाता है। क्वांटम, सॉरी यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वांटम कंप्यूटर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम आंकड़ों द्वारा होता है। यह कण युग्मों में रहते हैं जिन्हें क्यूब बिट्स कहते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, यहाँ पे बार नहीं है बार्क होगा, मुंबई द्वारा किया गया है। आज यहाँ पे पता नहीं क्यों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्लीज उसको माइंड मत करिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करिएगा। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया है। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर को माना जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली। अब बायोस क्या होता है? बायोस कंप्यूटर के ऑन होने पर रैम, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि को पहचानकर उन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला होता है डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर में बग का पता लगाकर उसे हटाता है या प्रोग्राम को सही करता है तो इस प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि IP या TCP कनेक्शन के माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच फाइलों का, यहाँ फायदों का नहीं, सॉरी यहाँ पे फाइलों का आदान प्रदान करते हैं। इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ फाइलों का आदान प्रदान होता है। अब IP क्या होता है? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो आपके डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान के लिए खास वोट दिया जाता है, वोट में कोड दिया जाता है। आज बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ।
इंटरनेट प्रोटोकॉल जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो आपकी डिवाइस को इंटरनेट की पर पहचान के लिए एक खास कोड दिया जाता है जिससे आपकी लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। यह साइट का मुख्य पता, यहाँ पर साइट का मुख्य पता यह भी एड्रेस होता है। जैसे कि गूगल का डोमेन नेम है www.google.com, जिसमें .com जो है वो डोमेन नेम होता है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजना जो होता है वो ईमेल, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मॉडेम क्या होता है? यह टेलीफोन लाइनों से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में बदलकर उसे वापस भेज पाए, और इसी प्रणाली को आसान शब्दों में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आज बहुत सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगी। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और छोटी छोटी मिस्टेक के लिए मुझे माफ करिएगा। और हाँ, इस बार बहुत से प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अभी मैं आपसे यही आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और उसके लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।